आप सुपरफास्ट 100 अगले आधे घंटे में देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम 100 खबरें देखेंगे आप। तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं और बात करेंगे सबसे पहले जनप्रतिनिधि कानून पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सभी दलों ने सहमति जता दी है। संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया गया है कि इस कानून में संशोधन किया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही जेल से चुनाव लड़ने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का फैसला किया था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए सभी नेताओं ने जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन करने पर जोर दिया है। जो 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हैं उस पर बहुत चिंता व्यक्त करी है और इसका उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट की शुरू होने पर ही गवर्नमेंट इस पर बयान दे कि इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा होनी चाहिए और जरूरत पड़े तो संशोधन भी हो। तो एक जो जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया कि अगर चुनाव के दौरान भी आप पुलिस कस्टडी में 1 दिन के लिए भी हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। इस तरह के जो फैसले हैं उनका एक पुनरीक्षण होना चाहिए और उनके बारे में जिस तरह की कोई संशोधन की आवश्यकता है तो वो संशोधन आना चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा है कि संसद की सुप्रीमेसी बरकरार रहनी चाहिए। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के कामों में भी कोई वो अलग अपना काम करते तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट मेंटेन रहना चाहिए। हमारे अधिकारों का कहीं भी हनन नहीं होना चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन के लिए संसद में बिल लाने पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, उसके बारे में हमारी बात का सभी पार्टियों ने समर्थन किया है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये मामले पहले इनका समाधान निकालें। सर्वदलीय बैठक में संशोधन के साथ फूड सिक्योरिटी बिल पास करने पर भी सभी दलों में सहमति बनी है। नेताओं ने कहा है कि बिल में कुछ खामियां हैं जिससे संशोधन की जरूरत है। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के तेवर में नरमी नहीं आई। उन्होंने सरकार के फैसले को सही ठहराया है। कहीं किसी तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारा के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और कार्रवाई हुई है। सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। अखिलेश ने बिना नाम लिए बीएसपी मुखिया पर हमला करते हुए कहा कि एक पार्टी हमें ईमानदारी का पाठ सिखा रही है जबकि बीते 5 साल में उनकी ईमानदारी की पोल खुल चुकी है। एक दल ईमानदारी का लिख रहा है, चर्चा कर रहा है। अच्छा, ईमानदार कितनी सरकार थी वो आपको भी पता है। 5 साल बहुत ईमानदारी से काम हुआ था पिछली बार। इससे पहले आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन से नाराज आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी से मुलाकात की। निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर आईएएस एसोसिएशन ने मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। दुर्गा नागपाल का प्रकरण है। हमारा मंशा ये है कि जो व्यवस्था में कभी नियमानुसार कार्रवाई किया जाना है वो सब उनके द्वारा शीघ्र किया जाएगा। उधर आईएएस दुर्गा शक्ति को डीएम ने क्लीन चिट दे दी है। एक धार्मिक स्थल की दीवार गिराने के आरोप में दुर्गा को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन डीएम ने सरकार को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि दीवार गांव वालों ने खुद गिराई थी। डीएम ने आईएएस दुर्गा को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन बुधवार को यूपी सरकार ने जोर देकर कहा था कि सांप्रदायिक तनाव भड़कने की आशंका को देखते हुए दुर्गा को सस्पेंड किया गया था। किसी को वहां पर ऐतराज नहीं था। जो गलत उसने किसी ने लोगों ने उसको एसडीएम को जब किया तो वहां पर दंगा हो सकता था, तो उसे रोकने के लिए जो उसने गलत की थी इसके लिए उसे दंडित किया गया। दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक में बीजेपी से नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली तो हैं ही, वहीं आरएसएस से भैया जी जोशी, सुरेश सोनी मौजूद हैं। बैठक में 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा चल रही है।
बीजेपी और संघ की इस अहम बैठक में मोदी तो शरीक हुए, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी मौजूद नहीं थे। हालांकि कहा जा रहा है कि पहले से ही आडवाणी का चेन्नई में एक कार्यक्रम था, इसलिए वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति की बैठक दिल्ली में शाम 6 बजे होने की खबर है। बैठक में प्रचार समिति के मुखिया नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और चुनाव को लेकर रणनीति पर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। मुस्लिमों को लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी ने उर्दू में ट्विटर अकाउंट खोला है। मोदी ने उर्दू में कई ट्वीट भी डाले हैं। इसके अलावा संस्कृत और तेलुगु में भी मोदी ट्वीट कर रहे हैं। अंग्रेजी और हिंदी में वो पहले से ही ट्वीट करते आए हैं। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी के नाम पर यू टर्न ले लिया है। यशवंत सिन्हा ने जोर देकर कहा है कि अगले प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। कभी जुबान से नहीं, डंके की चोट पर कह रहे हैं। आज मैं आपके सामने डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इस देश के अगले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे। यशवंत सिन्हा की ओर से मोदी के पीएम बनने को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस नेता रशीद मसूद ने चुटकी ली है। जूनी हो गए, कुछ बताने लगे हैं, मुझे नहीं मालूम है कब से उन्होंने कुछ तैयार किया है कि फ्यूचर उनको पता चल जाएगा, प्रेडिक्शन करने लगे। बीजेपी के खिलाफ बागी बोल बोलने वाले सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह से अपनी तुलना पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने उमा भारती के बयान को हल्के में टाल दिया। अरे भाई, अब उमा भारती की बात पर भी आप मुझसे प्रतिक्रिया लेंगे। उमा भारती बहुत अच्छी लेडी हैं और हम सबों को बहुत पसंद है। शत्रुघ्न सिन्हा को उमा भारती ने बीजेपी का दिग्विजय सिंह करार दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों के ही बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा और दिग्विजय सिंह, इन दोनों का क्या है कि ये जो बोल देते हैं उसको इग्नोर कर देना ही सबसे बड़ी सजा होती है। तो ये इनका पनिशमेंट लगभग तय सा है। खुद पर दिए गए यशवंत सिन्हा के बयान पर शत्रुघ्न सिन्हा ने टिप्पणी करने से मना कर दिया। यशवंत सिन्हा जी मेरे बड़े भाई समान हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। बहुत ही विद्वान, बहुत लर्नेड व्यक्ति हैं वो, और उनकी बात पे मैं क्या टीका टिप्पणी करूं। नीतीश कुमार को पीएम मटीरियल बताने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बयान का यशवंत सिन्हा ने पुरजोर विरोध किया है। यशवंत सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। इस तरह की बात कर रहा है कि हम भाजपा को जीरो पर पहुंचा देंगे, वो प्रधानमंत्री का मटीरियल हो या वो विश्व गुरु का मटीरियल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा शत्रुघ्न जी का बयान। बिहार विधानसभा में हंगामे का दौर थमता नहीं दिख रहा है। मिड डे मील कांड, महाबोधि मंदिर ब्लास्ट, सुखाड़ समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी और आरजेडी ने सदन के अंदर जमकर हंगामा मचाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले विपक्ष ने विधानसभा के बाहर भी हंगामा मचाया। आरजेडी विधायक मनेर और किशनगंज को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे थे, तो बीजेपी विधायकों ने मिड डे मील कांड में बीजेपी नेता प्रेम कुमार को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। जेएसपी ज़ियाउल हक हत्याकांड में यूपी के पूर्व मंत्री राजा भैया को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई ने पॉलीग्राफी रिपोर्ट स्पेशल कोर्ट में पेश करते हुए कहा है कि उन्हें राजा भैया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कुंडा कांड में राजा भैया के अलावा 4 दूसरे आरोपियों को भी क्लीन चिट मिल गई है। सीओ ज़ियाउल हक की पत्नी ने अपनी एफआईआर में राजा भैया सहित 5 लोगों के नाम दर्ज कराए थे। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुंडा कांड के वक्त राजा भैया और दूसरे लोग लखनऊ में थे। जेएनयू में साथी छात्र के हमले में बुरी तरह घायल हुई लड़की की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बुधवार को कोरियन लैंग्वेज की छात्रा पर आकाश नाम के एक लड़के ने कुल्हाड़ी और चाकू से वार किया था। जेएनयू में लड़की पर हमला करने वाले छात्र आकाश का आखिरी खत सामने आया है। 4 पन्नों के इस खत में उसने लिखा कि पहले लड़की के साथ उसका अच्छा मेलजोल था, लेकिन बाद में लड़की ने मजाक उड़ाना और इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिससे उसका ईगो हर्ट हो गया। जेएनयू हमला कांड में बुरी तरह से घायल हुई लड़की के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लड़की बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाली है। लड़की के पिता कारोबारी हैं और हमले की खबर मिलते ही पूरा परिवार दिल्ली आ गया है। जेएनयू में लड़की पर हमला कर खुदकुशी करने वाले आकाश के गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आकाश गया जिले के मदारपुर गांव का रहने वाला है। घर वालों का कहना है कि उसने कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं किया था।
आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दलों को शामिल करने जैसे अहम मुद्दे पर कैबिनेट में चर्चा हुई। साथ ही आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में तेलंगाना मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज फिर दोहराया कि देश में गरीबी तेजी से घट रही है। किताब के अनावरण के मौके पर पीएम ने ये बातें दोहराई हैं। दिल्ली के 8 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन पार्षदों में 6 निर्दलीय, 1 बीएसपी और 1 जेडीयू के पार्षद हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बुधवार को योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया से मुलाकात की है। इस मुलाकात में इन दोनों के बीच प्रस्तावित बजट और खर्च को लेकर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में सीडी की सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के सीडी वॉर पर अब बीजेपी ने भी पलटवार करने का फैसला किया है। प्रदेश बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ईंट का जवाब पत्थर से देगी। आम आदमी पार्टी झाड़ू के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरेगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह के तौर पर झाड़ू का निशान दिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव से सियासत पर कदम रख रही है। कभी बीजेपी के थिंक टैंक माने जाने वाले के एन गोविंदाचार्य भी सियासी मैदान में नई पारी खेलने को तैयार है। गोविंदाचार्य ने लोकतंत्र बचाओ मोर्चा नाम से एक संगठन बनाया है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर बिगुल फूंक दिया है। जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर अन्ना शीतकालीन सत्र के पहले दिन से एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठने वाले हैं। करगिल जंग के दौरान भारतीय फौज के कैप्टन सौरभ कालिया की शहादत पर पाकिस्तान का अब तक का नापाक झूठ बेनकाब हो गया है। एक वीडियो में पाकिस्तानी फौज ने कबूल किया है कि सौरभ कालिया की हत्या पाक फौज ने ही की थी। अलग तेलंगाना का रास्ता साफ होने के बाद अलग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर नागपुर में प्रदर्शन हुआ। विदर्भ समर्थकों ने नागपुर कोलकाता नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द अलग जम्मू राज्य बनाने की मांग की है। असम से अलग बोडोलैंड बनाने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। कोकराझार जिले में बोडोलैंड समर्थकों ने रेलवे ट्रैक पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। ये लोग अलग बोडोलैंड पर जल्द फैसला लेने की मांग कर रहे थे। अलग तेलंगाना का रास्ता साफ होने के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी अलग अलग राज्यों की मांग तेज हो गई है। असम में अलग कार्बी एंगलोंग राज्य की मांग कर रहे लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। मुंबई को अलग राज्य बनाने संबंधी चर्चित लेखिका शोभा डे के ट्वीट पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने आपत्तिजनक कमेंट किया है। ठाकरे बोले कि अलग राज्य बनाना तलाक पाने की तरह आसान नहीं है और शोभा डे को ये समझना चाहिए। नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट से जुड़े राजा बुंदेला ने बुंदेलखंड की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि अलग बुंदेलखंड बनाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। बुंदेलखंड से आने वाले कांग्रेस सांसद प्रदीप जैन आदित्य ने कहा है कि वो इस मामले को केंद्रीय नेतृत्व के सामने उठाएंगे। हरित प्रदेश की मांग उठाने के साथ ही अजीत सिंह ने मुलायम सिंह पर चुटकी भी ली है और कहा है कि मुलायम का परिवार इतना बड़ा है कि यूपी के टुकड़े होने से वो उसमें रह नहीं पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने विवादित विज्ञापन को वापस ले लिया है। अखबारों में दिए गए इस एड में अपील की गई थी कि बच्चों को प्याज काटना सिखाएं, इससे पहले कि कोई उसे सिर्फ कलम करना सिखाए। इस एड पर बाल अधिकार संरक्षण कमीशन ने ऐतराज जताया था। बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार की अपील पर यह फैसला लिया है। छपरा मिड डे मील कांड की आरोपी प्रिंसिपल मीना कुमारी का आज पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। बुधवार को सीजेएम कोर्ट ने 3 अगस्त तक मीना कुमारी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया था और इसी दौरान पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को भी कहा था। बिहार के जाजा में मिड डे मील खाने से 45 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना जाजा के कलियुगा मिडिल स्कूल की है। दिल्ली में मिड डे मील की क्वालिटी को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने एमसीडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 4 सितंबर तक जवाब मांगा है। मंगलवार को रोहिणी के एक स्कूल में मिड डे मील चखने से स्कूल प्रिंसिपल समेत 3 लोग बीमार हो गए थे। मीडिया में आई इसी खबर के बाद कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया। आधी रात के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। कानपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री का पुतला फूका। इससे पहले एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई। पेट्रोल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, जबकि डीजल की कीमत 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। नई कीमतें बुधवार आधी रात से लागू हो गई हैं। पेट्रोल की कीमतें पिछले 3 महीनों में 6ठी बार बढ़ाई गई।
कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 28 पैसे, कोलकाता में 78 रुपए 74 पैसे और मुंबई में 75 रुपए 61 पैसे और चेन्नई में 74 रुपए 49 पैसे हो गई है। ऐसी बढ़ोतरी के पीछे रुपए के मूल्य में लगातार आ रही गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे को बताया जा रहा है। मुंबई में बीती रात एक बियर बार में 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक मामला आपसी रंजिश का है। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। राजस्थान के भरतपुर में बदमाशों ने वाहनों की चेकिंग कर रही परिवहन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 दर्जन बदमाश अधिकारियों की टीम पर टूट पड़े और पिटाई कर वहां से फरार हो गए।